1857 से पहले और 1857 के बाद, इन दोनों के लिए सिर्फ दो दो शब्द हैं जिनमें पूरा इतिहास इसमें आ जाता है। ठीक है ना। पहले वाले दो शब्द हैं कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। और जो दूसरा पार्ट है 1857 के बाद, तो वो जो पहले की चीजें हैं वो तो चलती ही रहती हैं। जैसे फर्ज करिए ना कि आप 11th में गए, तो ये तो मान के चला जाएगा कि 9 10th पास करते हुए आ रहे हैं, तो वो उसका जो सबक है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, वो तो रहेगा ही। उसमें कि जो कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब दो नए शब्द जुड़ेंगे। एक होगा फ्रीडम स्ट्रगल, और दूसरा होगा नेशनल मूवमेंट। एक होता स्वाधीनता संघर्ष और दूसरा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो चार शब्द क्या क्या हो गए, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन। यही चार शब्द पर अगर आपने अच्छी तरह से पकड़ बना ली, तो जितना कुछ भी मॉडर्न इंडिया में है वो सिर्फ बचेगा फैक्ट। यानी सारी जो कहानी है वो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। बस सिर्फ ये है कि फैक्ट तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले इन चार शब्दों को लेकर के चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले शब्द हम यूज करते हैं इंपीरियलिज्म, क्योंकि सबसे सरल है वो, साम्राज्यवाद। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, साम्राज्यवाद किसको कहते हैं? अब किसी भी तरह इस तरह जो भी शब्द आते हैं उनको समझने का एक कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, है ना, बिल्कुल गुरु मंत्र टाइप का। देखो इस तरह के शब्दों में क्या लगा रहता है, वाद। तो जहां भी वाद लगा रहे उसको हमेशा रिप्लेस कर दीजिए आइडियोलॉजी से। वाद का मतलब क्या है, विचारधारा, आइडियोलॉजी। बात समझ में आ गई ना। तो आधा तो क्लियर हो गया। अब उपनिवेशवाद हो ना, समाजवाद हो, साम्यवाद हो, कितना भी वाद दिख रहा है ना, बुद्धिवाद हो, है ना, अनुभववाद हो, तो तुरंत समझ लीजिए कि ये जो पहला वाला शब्द है तो पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड आइडियोलॉजी, विचारधारा, है ना। बात समझ आ गई ना। तो वाद, तो इसलिए जो कुछ भी आपने बताया उसमें कौन सा शब्द नहीं आया, विचारधारा ही शब्द नहीं आया। बाकी तो बता छोड़ दीजिए कि वो किंगडम, राजतंत्र, क्या अपना वंश बढ़ाना, इमारत बनाना, वो सब तो बात की चीज है। सबसे बड़ी बात है कि आपने शब्दार्थ ही नहीं लिया, क्योंकि वाद शब्द ही नहीं जोड़ा, तो वो तो सिर्फ साम्राज्य रह गया ना अकेले। ठीक है ना। इसी तरह से कहा जाए भाई समाजवाद क्या है, कि भाई प्रेम्बल में लिखा है ना समाजवादी, तो समाजवाद क्या है? अब आपने कहा जो समाज है ना, समाज, सोसाइटी, ऐसे सोसाइटी, वैसे सोसाइटी, कुछ भी आप अपना बताइए। जैसे उन्होंने कहा कि अकबर ने जैसे खड़ा किया था साम्राज्य, अशोक ने किया था, जो भी। तो अभी समस्या ये है कि उसके साथ आप कम से कम ये तो कहिए कि उससे रिलेटेड विचारधारा को हम ये कहेंगे। ये लाइन तो बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका अर्थ ही नहीं सामने आया। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना, नाम के बाद पूरा नाम जब आप कुछ बता देते हैं ना, कुछ अपना राकेश, राजेश या इस टाइप का कुछ नाम, तो फिर कहते हैं भाई पूरा नाम बताओ, मतलब बाद वाले में भी कुछ है उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, तभी वो पूछ रहा है कि पूरा नाम बताओ, है ना। या कहते हैं ना स्कूल का नाम बताओ, कुछ कुछ ना बोल देते हैं आपको। तो यहां पर क्या हो गया, अभी हम सरल करें तो उसको क्या बजाएगा कि आइडियोलॉजी रिलेटेड दैट साम्राज्य। अभी साम्राज्य को नहीं डिफाइन किया, इतना तो क्लियर हो गया। अब आती है बात साम्राज्य। तो साम्राज्य में भी दो शब्द है ना। हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको हम उसका वो बताएं कि हाँ इसके अंदर ये शब्द है, लेकिन वहां पर भी समझ में आ रहा है ना, ये दो शब्द हैं, जैसे ना समारोह, इस तरह के जो शब्द होते हैं। तो राज्य, चलो अब राज्य को समझ लेते हैं। तो जब कभी भी राज्य की बात आए तो उसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज जिसमें ज्योग्राफिकल एंटिटी जरूर इन्वॉल्व हो। क्योंकि जब कभी भी आपसे कहा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा नेशन और स्टेट में, यही ज्योग्राफिकल एंटिटी। नेशन के लिए ज्योग्राफिकल एंटिटी की जरूरत नहीं होती, नेशन के लिए भौगोलिक क्षेत्र की जरूरत नहीं होती, लेकिन स्टेट, राज्य के लिए भौगोलिकता की जो ज्योग्राफिकल एंटिटी है, भौगोलिक क्षेत्र है ना, जो एक रीजन है, उसकी जरूरत पहले होती है, बाकी सब बातें बाद में होती है।
बात समझ आ गई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि साम्राज्य का संबंध किससे होगा, इतना तो कंफर्म है कि भौगोलिक क्षेत्र से होगा। ठीक है, अब भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित विचारधारा, अब क्या बच गया, उसका पहला पार्ट, साम्राज्य में राज्य को भी क्लियर कर लिया, वाद भी क्लियर कर लिया, अब उसका छोटा सा पार्ट। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ जियोग्राफिकल एंटिटी, ये जहां विचारधारा होती है उसको साम्राज्य कहते हैं। जो शब्द आप लोगों ने यूज किया ना कि साम्राज्य खड़ा कर दिया, साम्राज्य बना लिया, या जैसे आप उसमें भी पढ़ते हैं आजकल भी शब्द कि देखिए अडानी ने जो है वो एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो यहां पर किसका संदर्भ आया, इकोनॉमी का, यानी उसने किसका एक्सटेंशन किया, इकोनॉमी को, और भौगोलिक क्षेत्र में, बड़े इलाके में। ऐसा नहीं कि वो वर्टिकल एक कंपनी बढ़ती चली जा रही है, वो वर्टिकल के साथ साथ क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली भी बढ़ती चली जा रही है, उसका इलाका भी बढ़ता चला जा रहा है ना। पहले वो गुजरात में थी, गुजरात के बाद फिर आसपास के नेबरिंग स्टेट में आई, फिर ना इंडिया को कवर किया, फिर नॉर्थ ईस्ट को कवर किया, फाइनली अब वो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, और एलन मस्क और आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को कवर करने के बाद अब हम अंतरिक्ष पर भी कवर करेंगे। ये लोग जियोग्राफिकल एंटिटी भी बढ़ा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। तो इसके लिए हम शब्द क्या यूज कर लेते हैं, आर्थिक साम्राज्य। अगर अकेले साम्राज्य कहेंगे तो क्या मतलब हुआ, भौगोलिक साम्राज्य, है ना, जो जियोग्राफिकल इंपीरियलिज्म। अब उसके लिए अगर अलग शब्द हम बात करें तो कोई वैचारिक साम्राज्य बढ़ाएगा, कोई इकोनॉमिक साम्राज्य बढ़ाएगा, कोई फाइनेंशियल बढ़ाएगा, कोई कैसे बढ़ाएगा, कोई नेतागिरी का बढ़ाएगा, है ना, वो कहेगा ना उसका पॉलिटिकल साम्राज्य बढ़ रहा है, तो वो फिर अलग अलग चीज है। जितनी पार्टी एक रहती है बहुत छोटे लेवल पे रहती है, फिर उसके बाद वो रीजनल पार्टी बन जाती है, मतलब प्रदेश की बन जाती है, फिर नेशनल पार्टी बन जाती है, फिर नेशनल पार्टी में इतने लेवल पे पहुंच जाती है कि इंटरनेशनली उसका मतलब नाम होने लगता है, तो वो भी साम्राज्य। तो हमेशा ध्यान रखना है कि साम्राज्य में हमेशा कौन सा भाव रहना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ जियोग्राफिकल एंटिटी, भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार। ये चीज अगर नहीं रहेगी तो वो साम्राज्य नहीं होगा। अब देखिए उसका अर्थ निकल आएगा। मोदी ने जो चैलेंज किया चीन को कि भाई ये वक्त अब साम्राज्यवादी ताकतों के लिए नहीं है, मतलब कहने का क्या हुआ कि कोई भी देश हो, कैसा भी देश हो, चाहे वो राजतंत्र का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट देश हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक देश हो, चाहे कुछ और हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर वो दूसरे की जमीन पर कब्जा करता है, क्योंकि साम्राज्य कैसे बढ़ाएंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि नो मैंस लैंड पड़ी हुई है उस पर कब्जा कर लेंगे, जाहिर सी बात है कि दूसरे की जमीन पर कब्जा करेंगे। तो जब आप दूसरे की जमीन पर कब्जा करेंगे ये साम्राज्य कहलाएगा। दो स्टेटमेंट उनके बड़े प्रसिद्ध हुए हैं इधर, एक चीन के सामने ये कहना कि साम्राज्यवादी ताकतों के दिन खत्म हो गए, और दूसरा पुतिन के सामने ये कहना कि ये समय या ये एरा वो युद्ध का नहीं है, शांति का है। ये हिम्मत भारतीय पीएम की नहीं होती थी कि इन महाशक्तियों के सामने, वो भी उसके राष्ट्राध्यक्ष के सामने खुलेआम ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो चाइना के साथ बोला, पुतिन के साथ बोला, और अमेरिका के साथ तो पहले ही बोल चुका था, ठीक है ना। तो ये जो उन्होंने शुरुआत की थी ना ये बात कहने करके कि भारत को हम चाहते हैं कि भारत का जो भी पीएम हो वो किसी के सामने आंख झुका के बात ना करे, आंख में आंख डाल के बात करे, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस, इसी से नेशन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई अच्छा, नहीं तो पहले लगता था अच्छा ये चाइना की बात हो रही है, ये अमेरिका की बात हो रही है, जो लोग चाहेंगे वही तो होगा, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लगता है नहीं हम कुछ कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आता है। बाकी हम आगे की राजनीति में जाते हैं। तो हम सिर्फ आपको एक शब्द बताया, साम्राज्य। साम्राज्यवाद का मतलब क्या हुआ, जहां पर ऐसी विचारधारा या ऐसी आइडियोलॉजी या ऐसा तौर तरीका या ऐसा कोई भी राजा हो, कोई डेमोक्रेटिक पीएम हो, चाहे वो कम्युनिस्ट डिक्टेटर हो, कोई भी हो, अगर वो जो उसका एक नियत क्षेत्र है, जो उसका एक निश्चित सीमा है, जो उसका अपना देश है, उस देश के आगे बढ़ करके दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो वो क्या हो जाएगा, साम्राज्यवाद। इसीलिए आप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पढ़ते हैं, सिकंदर का साम्राज्य पढ़ते हैं, अशोक का साम्राज्य पढ़ते हैं, ठीक है, अकबर का पढ़ते हैं, औरंगजेब का पढ़ते हैं, फिर कहते हैं ना मुगल साम्राज्य बढ़ रहा है, मुगल साम्राज्य का पीक हुआ, फिर मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ये सारे शब्द पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि पतन का मतलब ये हो गया कि वो राजा मर गया या दूसरे वाले वो थे बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे। मुद्दा ये कि उनकी जो टेरिटरी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, एक में टेरिटरी बढ़ती जा रही है। जब बढ़ रही तो हम कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार हो रहा है, जब टेरिटरी कम हो रही तो कहेंगे भाई साम्राज्य का पतन हो रहा है।
ठीक है, जब तक वही रहेगी तो कहा जाएगा कि साम्राज्य यथास्थिति बना रहा। जैसे बिंदुसार के समय साम्राज्य जस का तस रहा ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने छोड़ा उसमें से उसने 1 इंच गंवाया तो नहीं, लेकिन वो साम्राज्यवादी शासक नहीं है क्योंकि उसने 1 इंच जोड़ा भी नहीं। इसी तरह से हुमायूं, बहुत से ऐसे शासक हैं जिन्होंने जो कुछ उनके टाइम पे जाएगा नहीं एक्स्ट्रा, लेकिन जितना रहेगा ना उससे ज्यादा बढ़ भी नहीं पाएगा ना। तो जितना बाबर ने किया था बाद में उसने उतना ही कब्जा कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हुमायूं की बड़ी प्रशंसा होती है इसी बात को लेकर सिर्फ, कि ऐसा बहुत कम देखा जाता है ना। बहुत जैसे देखे ना, कोई सुपरस्टार बनता है और उसके बाद जब उसका डाउनफॉल आता है तो फिर बाद में पता नहीं चलता कहां गया। जब कम ही लोग ऐसे होते हैं ना कि एक बार उनका डाउनफॉल आता है, फिर उससे कुछ सीखते हैं और फिर से बढ़ते हैं और फिर वहां पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे अमिताभ बच्चन, जबकि उनसे बड़े एक्टर और थे, देवानंद थे, राज कपूर थे, उन लोगों ने अपनी ऊंचाई तो ली, लेकिन ऊंचाई के बाद जब नीचे आए तो फिर उठ नहीं पाए। वो बंदा ऐसा था कि वो अपने पीक पर गया, फिर नीचे आया और फिर पीक पर पहुंच गया। तेंदुलकर, इस तरह के लोग जैसे होते हैं। खैर, यहां पर हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि आप इतिहास को ये मत समझिए कि एक सब्जेक्ट है, हर चीज से जुड़ा हुआ है ना। कहीं से भी इसके शब्दों का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सब चीजों का इतिहास होता है, बाकी उनका कुछ हो जाएगा, जिनका भूगोल भी नहीं होता उसका भी इतिहास होता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिलोसफी हो, मैथ हो, सबका इतिहास है। इसलिए इतिहास पढ़ने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब हम कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि हर चीज से कौन सी जुड़ती है, इतिहास ना। ये बात हम आपको लॉजिक के साथ समझा रहे हैं, ये नहीं कि वो हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हम बता रहे हैं कि हर आदमी अपने सब्जेक्ट की प्रशंसा करता है, लेकिन वो ये बात नहीं है। आप सीरीज बजे किसी भी का हो, इतिहास होगा। जो चीजें नहीं पता चलती, जैसे नहीं को ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, मतलब उसका भी इतिहास है, कुछ ना कुछ तो बताया जाता है ना उसके ऊपर। तो इतिहास हर चीज का होता है, इसीलिए हर चीज के साथ इतिहास को जोड़ लेना चाहिए। तो हमने साम्राज्य से पैसा नहीं बताया आपको, सिर्फ ज्योग्राफिकल साम्राज्य, वो इकोनॉमी का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना। वो किसी भी फील्ड में अगर आप विस्तार कर रहे हो तो क्या है, साम्राज्य। अब साम्राज्यवाद को पूरा करें तो क्या बन जाएगा, आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ स्टेट या ज्योग्राफिकल एंटिटी। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को विस्तृत करने का कि जो विचारधारा होगी, जो सोच होगी, जो चिंतन होगा। इसलिए एक फिलोसफर, एक पॉलिटिकल थिंकर भी साम्राज्यवादी हो सकता है, बस वो ये लिखे कि भाई साम्राज्य का विस्तार करना अच्छी बात है। अगर उसने ऐसी कोई विचारधारा बना दी कि साम्राज्य मतलब क्षेत्र को बढ़ाना अच्छी बात है, दूसरे के ऊपर कब्जा करना अच्छी बात है, अगर इस तरह की बात उसने सिद्ध कर दी तो ये क्या हो जाएगा, साम्राज्यवादी थिंकर हो जाएगा, साम्राज्यवादी फिलोसफर हो जाएगा, साम्राज्यवादी चिंतक हो जाएगा, साम्राज्यवादी पॉलिटिशियन हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान, जैसे कि ध्यान करिए आप, कुछ दिन पहले की बात है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था डेमोक्रेसी के नाम पे, या कुवैत पर कब्जा इराक ने कर लिया था, तब भी यही बात कही थी ये साम्राज्यवादी वो है, विस्तार है, क्योंकि जो आपका इलाका है उस इलाके में रहिए ना। अब देखिए, भारत अगर पीओके पर कब्जा करता है तो साम्राज्यवादी विस्तार होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान पर कब्जा करता है तो क्या कहा जाएगा, साम्राज्यवादी विस्तार। इसलिए जब वहां पर हमला होगा तो फिर वो यूनो में जाएगा। ये अलग बात है कि वहां की जनता अगर कहती है हम मिलना चाहते हैं तो कोई साम्राज्यवादी विस्तार नहीं, तो वो जनतांत्रिक तरीका होगा, ठीक है ना। तो ये बात कौन सी बात आज समझ आई, साम्राज्यवाद। अब यहां पर फिर एक बार पहले के इतिहास का, मतलब जो पहले के इतिहास से संबंधित नायक रहे हैं, हीरोज रहे हैं, और जो मॉडर्न इंडिया में हुए, इनमें फिर एक अंतर समझिए। कहीं से शुरू करिए, सिकंदर यहां पर क्यों आया था, जमीन पर कब्जा करने या फिर यहां के कल्चर में रच बस जाने के लिए, कब्जा करने के लिए, ठीक है। मतलब हम ग्रीक अटैक से शुरू कर रहे हैं, वही तो सबसे पुराना अटैक है ना। उन इतिहासकारों को हम नहीं दरकिनार कर रहे हैं जो आर्यों को भी आक्रांता मानते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अटैक करने वाले आर्यों ने यहां पर अटैक किया। चलिए ग्रीक के आगे चलिए, इंडो ग्रीक, ठीक है। आगे चलिए, हूण, शक, ठीक है ना। हाँ, कुषाण, जिनको नाम लेना हो लीजिए। उसके बाद फिर आइए तुर्क, ये सब हमलावर रहे और यहाँ के क्या कर रहे थे, पूजा अर्चना अपने इलाके का विस्तार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे,
जितना भी कर पा रहे थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो लगातार वो विस्तार कर रहे थे ना। अब जब दूसरे के इलाके पर आप कब्जा करते हैं तो लूटपाट तो स्वाभाविक होती है, बड़ी सीधी सी बात है। अभी देखिए दंगा होता है, दूसरे के मोहल्ले में घुस जाते हैं, दूसरे के मार्केट में लोग घुस जाते हैं, तो वो वहां पर क्या करते हैं, मारते पीटते तो ही है, साथ में टीवी वीवी ले आते हैं कि नहीं लाते हैं, देखो है ना। तो लूटपाट तो जायज है ना। वो आप देखिएगा मिडल पीरियड में बाकायदा एक टैक्स है, खुम्स, है ना। लूटो और लूटपाट करने के बाद 1/4 राजा को दो, 3/4 अपने में बांट लो आपस में। हाँ लेकिन बहन जी आगे चले, नहीं तो हम यहीं अटक जाएंगे। आपकी बातें सही हैं, क्यूरियोसिटी अच्छी है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे। अभी पूरे इतिहास में ये सब चीजें आएंगी। नहीं अच्छी बात है, कम से कम बोल तो रही है। आप लोगों भी कह रहे हैं ना कि एक सही सार्थक बातें हो रही है ना। ये तो नहीं कि हाँ कोई वो अंदर अंदर, जैसे आप लोग अंदर में कमेंट करके अपने को सोचते हैं बड़ा अच्छा ह्यूमर है हमारे पास, वो गलत है ना। उसकी जो भी बातें हैं वो मीनिंगफुल है। बस अंतर से तो इतना आ रहा है कि वो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए हमने अपनी रक्षा के लिए शक्ति का आह्वान किया। चलिए खैर, नहीं अच्छी बात है बेटा, वो ना मत लेना इसको बैड सेंस में नहीं। तो हम क्या बता रहे थे कि ये है साम्राज्य। तो इसका मतलब कि कैसी विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार पर से संबंधित हो, ठीक है। तो जब हम एंशिएंट पीरियड में देखते हैं तो भी लोग आए यहाँ पर राज करने के लिए, यानी क्षेत्र विस्तार करने के लिए, जितना भी कर पाए किया उन्होंने। फिर जब तुर्क आए तो उन्होंने भी यही काम, फिर जब मुगल आए तो उन्होंने भी किया, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम सिकंदर को छोड़ दें क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहा है ना, तो बाकी को आप देखिए, जरा ध्यान से सोचिए कि बाकियों को इंडियन कल्चर ने क्या किया, अपने साथ जोड़ लिया, है ना। मतलब वन वे बना दिया, आ तो गए हो लेकिन अब जा नहीं पाओगे, हम हार तो गए हैं लेकिन हम हारेंगे नहीं, है ना। तुमने तलवार से जरूर जीत लिया हमें, लेकिन हमारा दिल नहीं जीत पाओगे, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधे सीधे उन्होंने क्या किया, कल्चर। इसीलिए हमारा कल्चर कैसा है, इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि इसमें तरह तरह की धाराएं धीरे धीरे आपकी मिलती रहती है, एक बन गया एक तरह। लेकिन जब अंग्रेज आए, वो यहां पर रहने के लिए या आत्मसात करने के लिए नहीं आए, वो यहां पर सिर्फ इतना काम कर रहे थे कि उनका जो मूल लक्ष्य था, अपना लाभ बढ़ाना ना, या अपने देश को प्रॉस्पेरस करना, सिर्फ वो काम कर रहे थे। इसलिए इसलिए एंशिएंट पीरियड और मिडवल पीरियड का जो साम्राज्यवाद है, वो अपने आप में गोल था, अपने आप में लक्ष्य था। जो भी आक्रांता है उनका लक्ष्य क्या था, यहां पर ज्यादा से ज्यादा जीते और ज्यादा से ज्यादा समय तक हम शासन कर सके। लेकिन अंग्रेजों का ये लक्ष्य नहीं था, अंग्रेजों का ये गोल नहीं था, अंग्रेजों के लिए ये एंड नहीं था, अंग्रेजों के लिए मीन था, तर्क साधन था। उनका साध्य था अपने देश को धनी बनाना ना। मुगलों ने मान लिया एक मिनट लिया, आक्रांता के रूप में आए, लेकिन ताजमहल समरकंद में नहीं बनवाया, लाल किला उन्होंने जाकर के अफगानिस्तान के पार किसी किर्गिजिस्तान में नहीं बनाया। अब लड़ाई जब होती है तो सामने वाला तो रहता ही है। मान लेते हैं कि इंडियन टीम के साथ किसी की राइवलरी होती है, चलती है, तो आप कह दी दूसरी वाली टीम नहीं थी क्या, हम कैसे जीत गए। अरे हार जीत तो चलती रहती भाई, ये तो रोजमर्रा की बात है, आज भी चलता रहता है। अब मान लेते हैं कोई नेता जीत जाए तो कहे भाई कैसे जीत गया ये, है ना, सामने कोई खड़ा ही नहीं होता क्या, ऐसा नहीं। अब वो क्यों हारे, वो क्यों जीते, ये एक अलग कहानी है जो धीरे धीरे किश्तों में आएगी। अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पहले के साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य में क्या अंतर। तो आप दो शब्द जानते हैं ना, एक टर्मिनल पॉइंट, एक उसका जो प्रोसीजर पॉइंट होता है या मीन होता है, साधन होता है। या सरल शब्दों में कहा है साधन और साध्य दो चीजें होती हैं। जैसे आपकी ये पढ़ाई क्या है, साधन या साध्य। साध्य क्या है नहीं पता, तब किधर जा रहे हो। हाँ, जो आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य भाई। एक दिन किसी और क्लास से पूछ लिया था हमने, एक दिन पूछा था कि तुम लोगों का लक्ष्य क्या है, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, सिविल सर्विस, क्या है सर, नौकरी पाना। तो हमने कहा भाई ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा आदमी है। तो खैर
अब वहीं पर देखिए मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि ने क्या कहा, शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। मतलब शिक्षा अपने आप में साध्य होती है। ऐसी शिक्षा हम नहीं कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं नहीं तो अभी आप गांठ बांध लें कहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा जो नौकरी के लिए हो वो शिक्षा थोड़ी होती है। शिक्षा तो वास्तव में ये होती है कि जो आपके अंदर इग्नोरेंस है, आपके अंदर अंधकार है, वास्तव में वो प्रकाश में आए। जैसे कहते हैं ना, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो तमसो मा ज्योतिर्गमय ना, इसके लिए शिक्षा होती है। शिक्षा इसके लिए नहीं होती कि नौकरी मिले। लेकिन आज की प्रैक्टिकल बात क्या है, वो भी हाँ मान के चला करिए, ये तो हो गई शास्त्रों की बात है ना, मतलब किताबों की बात। लेकिन वास्तविकता यही है ना कि पढ़ाई क्यों की जा रही है, क्योंकि नौकरी करने कोई मिल जाए, सिविल सर्विसेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ना मिले तो कम से कम कुछ SI टीचर उचर कुछ भी जो भी बन सके बन जाए, बस कहीं से महीने में पैसा आने लगे। उसके बाद देखिए पढ़ाई हम कैसे करते हैं उसके बाद 99% लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। इसका मतलब उनकी पढ़ाई का लक्ष्य क्या था। खैर, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये चीज हुई है, या जो भी आपके पास साधन है और आप यहाँ तक आते हैं, तो आपका लक्ष्य क्या होता है, यहाँ पहुंचना। साधन कोई भी मोटर गाड़ी, साइकिल, जो भी कुछ ना, दूसरे के साथ लिफ्ट कैसे भी आप आते हैं, वो सब साधन है। तो बाकी टाइम में साम्राज्यवाद क्या था, साध्य था, यानी वही लक्ष्य था, वही गोल था, वही उनको करना था, वही चाहते थे वो। लेकिन जब अंग्रेज यहां पे आए तो अंग्रेजों का लक्ष्य साम्राज्य कायम करना नहीं था, उनको था कि अपने देश को समृद्ध करना। इसीलिए वो यहां से साम्राज्य इस तरह से चलाते थे, प्रशासन इस तरह से चलाते थे कि यहां से पैसे वो अपने देश ले जा सके और उसको समृद्ध बना सके। तो इस समय की मिडवल पीरियड से इस तरह से भी अलग है कि यहां पर भी साम्राज्यवाद है। अंग्रेजों ने साम्राज्य बढ़ाया, कायम किया ना, उसका क्षेत्र विस्तार किया, क्योंकि एक छोटी सी कंपनी ला करके और फिर वो कंपनी बढ़ती चली जाए ना, और एडमिनिस्ट्रेशन उनका बढ़ता चला जाए ना, पहले बंगाल में, फिर उसके बाद फिर मराठवाड़ा में, नीचे मैसूर में, हर जगह बढ़ाते चले गए ना। तो ये जो बढ़ावा चल रहा है, ये विस्तार चल रहा है, ये जो एक्सपेंशन चल रहा है, ये तो साम्राज्यवाद है। लेकिन ये उनका लक्ष्य नहीं है, वो इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनका लक्ष्य कुछ और है। और जो लक्ष्य है वो क्या है, उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म। इसीलिए पहले आप कभी ये शब्द नहीं पाएंगे, ना मिडवल पीरियड में और ना ही एंशिएंट पीरियड में। वहां से एक ही शब्द मिलता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, अकबर का साम्राज्य, औरंगजेब का साम्राज्य, जो भी हो सबका साम्राज्य, तुगलक का साम्राज्य, खिलजी का साम्राज्य। लेकिन कहीं उपनिवेशवाद नहीं आएगा, यहां पे आएगा उपनिवेशवाद। ठीक है ना। तो जो उपनिवेशवाद आएगा, अब उसको समझें कि उपनिवेशवाद क्या है। साम्राज्यवाद क्लियर हो गया, कैसी विचारधारा, विचारधारा शब्द सबसे पहले आइए, कैसी विचारधारा, जो क्षेत्र विस्तार पर आधारित हो, क्षेत्र विस्तार से संबंधित हो, है ना, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन से संबंधित हो, वो हो गई साम्राज्यवाद। ठीक है, अंग्रेजों ने भी यहां पे किया। दूसरा उपनिवेशवाद। अब जो कॉलोनिज्म है, कॉलोनी का अर्थ समझने की कोशिश करिए। कॉलोनी किसे कहते थे, तो यहां पर दो शब्द आएंगे। एक कॉलोनी जो रिलेटेड है, और जिससे रिलेटेड है उसे कहते थे मदर कंट्री, मातृदेश। तो इंग्लैंड और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मदर कंट्री कौन हुआ, इंग्लैंड। ठीक है, और भारत क्या हो गया उसके लिए, कॉलोनी। किसको कहते थे कॉलोनी। अब यहां पर तो ये तो नामकरण तो हो गया भाई, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम राकेश है, इसका नाम महेश है, लेकिन इसका नाम राकेश क्यों पड़ा, तो क्यों आखिर इसको कॉलोनी कहते हैं। तो कॉलोनी के भी 3 सिम्टम है ना। अब फिर वही रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक याद करना पड़ेगा। 3 शब्द। पहला शब्द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कॉलोनी की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो कच्चे माल के स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। कच्चा माल वहां से लिया जाता है। अब भाई कच्चा माल अगर वहां से लेंगे तो फिनिश्ड माल का क्या करेंगे, फिनिश्ड गुड्स का क्या करेंगे, फिनिश्ड गुड्स का वो क्या होगा, मार्केट होगा। तो ये दोनों चीजें तो एक तरह से डिमांड एंड सप्लाई पर आ गई। कॉलोनी किसको कहेंगे, कॉलोनी उसको कहेंगे जो यूज किया जा रहा हो इस तरह से कि वो रॉ मटेरियल का सोर्स हो और फिनिश्ड मटेरियल का मार्केट हो। ठीक है, अब जब रॉ मटेरियल का सोर्स होगा और फिनिश्ड मटेरियल का मार्केट होगा,
तो जिसके रॉ मटेरियल का सोर्स होगा, जिसके फिनिश मटेरियल का मार्केट होगा, यानी मदर कंट्री, तो मदर कंट्री थोड़ा प्रॉस्परस होगी, बढ़ती जाएगी, उसकी समृद्धि बढ़ेगी, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। जब इकोनॉमी बढ़ती है, खासतौर से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो वहां पर एक अपने आप एक परिवर्तन होता है। परिवर्तन यह होता है कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के सेक्टर्स में लोग लगे रहते हैं, वो शिफ्ट करते हैं कहां? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये कहां से शिफ्ट होंगे? अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई आ रहा है तो कहां से शिफ्ट करके आ रहा होगा? अभी इकोनॉमी पढ़ी कि नहीं पढ़ ली? तो कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के? कौन कौन से हैं? ठीक, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? रॉ मटेरियल, हाँ ठीक है। और टर्चरी में सर्विस सेक्टर आता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बता देते हैं कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो नेचुरल होता है। जैसे आपने जो वो पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसमें आप देखते हैं ना प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या खाता है? घास फूस खाता है ना, अनाज खाता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी, घास फूस के बाद जो खाता है उसको खाता है। कबीरदास ने क्या कहा है? बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, और जे जन बकरी खात हैं उनके। मजा तो आया लेकिन समझ में नहीं आया है उनका कहना है कि बकरी तो पत्ती खाती है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर है। हम यहाँ पर कंज्यूमर बता रहे हैं, हम आपको कबीर का दोहा का अर्थ नहीं बता रहे हैं, है ना। बकरी पत्ती खाती है और उसके बाद उसकी खाल इतनी मोटी होती है कि ढोल बना दिया जाता है। ढोल नगाड़ा जितने भी ड्रम होते हैं, ड्रम किससे बनते हैं? बकरी के खाल से। तो खाल इतनी मोटी होती है ना। और क्यों मोटी होती है, ये उनका तर्क है, हम नहीं आ रहे हैं बीच में ना। ये उनका तर्क है कि इसलिए इतनी मोटी खाल होती है क्योंकि वो पत्ती खाती है। तो बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी, मतलब मोटी खाल। अब अगली लाइन समझ में आ गई होगी कि जो पत्ती खाती है तब कितनी मोटी खाल है, और जे जन बकरी खात है उनकी क्या बात है ना। तो लॉजिक वॉजिक नहीं है, देखो ना, कुछ जगहों पर लॉजिक नहीं देखा जाता, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अब प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आ गया ना। तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा हुआ? जो पत्ती खात है मतलब कहने का ये एग्रीकल्चर जितना भी है, फॉरेस्ट ना, जितनी फॉरेस्ट्री होती है, जितनी भी आपके माइंस होते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी होते हैं। और जब इनको प्रोसेस किया जाता है, जहां पे प्रोसेस किया जाता है वो होता है सेकेंडरी। तो इसमें इंडस्ट्री आती है, कंस्ट्रक्शन आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। और इन दोनों को जो देता है, इन दोनों के लिए जो वास्तव में वो सुविधाएं, वो फैसिलिटी देता है, फैसिलिटेट करता है, वो होता है टर्चरी सेक्टर। बात समझ में आ गई होगी अब तो, ठीक है। तो मतलब कि कॉलोनी कौन है? कॉलोनी वो है जो प्राइमरी सेक्टर के लिए तो कॉलोनी पर डिपेंड करे, और प्राइमरी सेक्टर से रिसोर्सेज लेकर के क्या क्या, वन के साधन, अनाज, और जो भी ये माइंस के मिनरल्स होते हैं, है ना, ये सब के स्रोत के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। और ये सब स्रोत के रूप में जब प्रयोग होता है, ये सारे रॉ मटेरियल जाते कहां हैं? ये सब जाते हैं मदर कंट्री में, और मदर कंट्री इसको करती है प्रोसेस, और फिर प्रोसेस करने के बाद जो चीजें बनी, फिनिश मटेरियल, जो फिनिश गुड बने, उनको फिर अपनी उसी कॉलोनी में बेचती है, तो मार्केट के रूप में। समझ आ गई बात? अब जैसे जैसे लोग इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, जैसे जैसे अर्बनाइज्ड होते हैं, वैसे वैसे आप देखते हैं कि गांव से क्या होता है, लोग धीरे धीरे माइग्रेट होते हैं, शहर में आते हैं। वैसे ही एग्रीकल्चर से कहा जाते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं। तो जब इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री तरफ आएंगे,
और जब मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री की तरफ आएंगे तो एग्रीकल्चर में मैन पावर की शॉर्टेज हो जाएगी, और जब मैन पावर की शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या वो जो सेरल्स होते हैं जो खाने पीने, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में चाहे जो कुछ पैदा कर लें, साइकिल पैदा कर लें, मोटरसाइकिल पैदा कर लें, क्या वही खाएंगे? क्या खाएंगे? तो अनाज ना। अनाज कहां से आएगा? क्योंकि जब सारे लोग काम कर रहे थे तब अनाज की सप्लाई इतनी थी कि सब लोग खा पी रहे थे। अब उसमें से आधे या आधे से ज्यादा लोग चले आए इंडस्ट्री में, तो अनाज का प्रोडक्शन नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आ जाएगा तो उनको वो खाने पीने रोटी कौन देगा? तो रोटी के लिए भी वो कहां पर डिपेंड कर देंगे? कॉलोनी पर। तो कौन कौन सी तीन चीजें हो गई? एक तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट ऑफ फिनिश मटेरियल, और सप्लायर ऑफ सेरल्स। जो भी खाद्यान्न है उसकी आपूर्तिकर्ता के रूप में इस तरह से जिसको एस्टेब्लिश किया जाए, इस तरह से जिसको ट्रीट किया जाए, वो कॉलोनी, और जो ट्रीट करे वो मदर कंट्री। अब समझ में आ गया? तो अब इसको हम अप्लाई करें एंशिएंट मिडिवल पीरियड में, है ना भाई। जब हुड आए, शक आए, मुगल आए, तुर्क आए, है ना, तो उन्होंने तो तुर्किस्तान में या समरकंद में या उज्बेकिस्तान में या अफगानिस्तान, जहां कहीं से भी, गजनी में, वहां तो इंडस्ट्री लगाई नहीं, और ना यहां से रॉ मटेरियल ले गए। लूटपाट करते तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यहां से रॉ मटेरियल तो वो नहीं रेगुलर ले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। और ना वहां से कुछ ऐसा कुछ लेके आए यहां बेचा, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे ही सब ये ट्राइबल्स थे, इनकी सभ्यता ही इतनी ऊंची नहीं थी कि ये कुछ कर पाए, इनकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उससे ज्यादा बेहतर तो यहीं पे था। तो ये एक भारत कहीं कुछ आयात तो करता नहीं था मॉडर्न पीरियड से पहले। जब आप मौर्य पीरियड पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ का राजा भी अगर वहां से मंगवाता है तो क्या मंगवाता है, बड़ी अजीब अजीब चीजें मंगवाता है। लेकिन ये नहीं कि हाँ वहां से कुछ ऐसे सामान मंगवा ले जिससे आपको लगे कि हमारा आयात बिल जो है वो बहुत बढ़ गया है ना, जो इंपोर्ट बिल है बढ़ गया है और हमारा एक्सपोर्ट बिल नीचे आ गया है, और सब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सब उलट पुलट हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये सब मॉडर्न पीरियड की देन है। क्या चीज मंगवाते थे कि भेजते थे? ये कब की बात है? मॉडर्न पीरियड की बात है ना, हम एंशिएंट मिडिवल की बात कर रहे हैं। एंशिएंट मिडिवल में कपड़ा जाता था, आता नहीं था। चलिए, तो बात समझ आई ना ये। तो इसका देखिए कॉलोनी के लिए कौन कौन सी तीन चीजें हुई कि कॉलोनी वो है जो रॉ मटेरियल, मदर कंट्री के लिए रॉ मटेरियल का सोर्स हो, फिनिश मटेरियल का मार्केट हो, और सेरल्स का सप्लायर हो। जो चीज ऐसी तीनों एस्टेब्लिश होगी वो क्या हो जाएगा? कॉलोनी। तो फ्रांस ने अगर इंडोनेशिया वगैरह में या कंबोडिया में या नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया में अगर फैलाया, या फिर स्पेन ने लैटिन जो अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पे, ग्वाटेमाला और जो होंडुरास वगैरह है यहाँ पे फैलाया, या इंग्लैंड ने यूएसए वाले इलाके में, उत्तरी अमेरिका में फैलाया, ये सब जगह से वो लोग क्या करते थे? अलग अलग ये देश रॉ मटेरियल लाते थे और साथ में उसे सप्लाई देते थे अनाज की, और साथ में जो फिनिश मटेरियल है उसकी मार्केट के रूप में यूज करते थे। इसीलिए ये सब कॉलोनी माने जाते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म या कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म कौन सा सही वो बनेगा, एक जो कह सकते हैं कि जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा सही बनेगा? इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, और दूसरा कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। क्यों? हाँ सही बताया। तो इसका जो बनेगा ना वो क्या बनेगा ना, वो बनेगा कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे प्रीवियस, क्योंकि हमने आपको क्या कहा कि इंपीरियलिज्म यहां पर क्या है? इंपीरियलिज्म यहां पर साधन था, साध्य नहीं था। साध्य क्या था? साध्य था उनके लिए कॉलोनिज्म। वो यहां पर इंडिया को कॉलोनी बनाना चाहते थे, वो यहां पर क्षेत्र बढ़ा करके शासन नहीं करना चाहते थे हमेशा हमेशा के लिए ना। तो लक्ष्य क्या था, गोल क्या था? कॉलोनिज्म या इंपीरियलिज्म? कॉलोनिज्म। और उसका साधन क्या था उनके लिए? इंपीरियलिज्म। तो एंशिएंट मिडिवल पीरियड की तुलना में मॉडर्न पीरियड कैसे अलग हो गया?
पहली बात, वहां पर सिर्फ इंपीरियलिज्म था, कॉलोनिज्म की बात ही नहीं थी, क्योंकि वो सब आके यहीं पे बस गए। यहां से उन्होंने वेल्थ ड्रेन नहीं किया, लूटपाट लेगा ठीक है, तो कभी कभी कुछ एक बहुत ज्यादा कैरेक्टर नहीं है उस तरह के, ठीक है, लेकिन यहां पर तो उन्होंने धीरे धीरे, जिसको कहते हैं ना लूटपाट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे चूसना, लगातार उसको चूसते रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य ही यहां पर क्षेत्र विस्तार इसलिए नहीं करना कि उनको शासन करना है, बल्कि इसलिए करना है ताकि उनके रॉ मटेरियल का एरिया बढ़ जाए, उनकी मार्केट का एरिया बढ़ जाए, उनके सीरियल सप्लायर का एरिया बढ़ जाए। इसीलिए उन्होंने रेल शुरू की थी, दूर दूर के इलाकों से सारी चीजें आकर के और पोर्ट तक पहुंच जाएं। उन्होंने कोई भी रेल लाइन बिछाई तो उसको पोर्ट से जरूर जोड़ी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहां पर 10 ट्रक लगे। ऐसे भी आप सोचिए कि एक ट्रेन, अभी भी कोई दूसरा साधन नहीं है, अभी भी जितना शिप ले जाती है कोई दूसरा मात्रा के लिए नहीं है, या जितना बड़ा जहाज आप ले लीजिए, सबसे ज्यादा जो माल ढुलाई होती है किससे होती है? ट्रेन और शिप। इंटरनेशनल लेवल पर शिप और नेशनल वाइड लेवल पर, तो इसीलिए ट्रेन का नेटवर्क जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा मार्केट पॉइंट और जो रॉ मटेरियल वाले पॉइंट है ये आपस में जुड़ेंगे, और जितना ये जुड़ेंगे उतना ही देश तरक्की करेगा। इसीलिए तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब धीरे धीरे बात समझ आ रही ना, जो हमने कल कही थी कि बहुत काम उन्होंने अपने लिए किए और बथुए को पानी लग गया, है ना। तो हम अपना याद करते रहते हैं, भाई पहली ट्रेन कब चली, पहली यात्री ट्रेन कब चली, नाम क्या था, है ना, सब अपना नाम, किसके समय में चली, इतने सारे सवाल जवाब हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? पहली ट्रेन उन्होंने अपने लिए कब चलाई, किसने चलवाई, क्योंकि जिसने चलवाई वो साम्राज्यवादी था जिसने भी चलवाई वो साम्राज्यवादी था, लेकिन वो साम्राज्यवादी इसलिए नहीं कि वो इलाका बढ़ाना चाह रहा था, वो इलाका बढ़ाना चाह रहा था कि ये इलाका भी आ जाए, यहाँ का जो मटेरियल है वो भी हमको मिले, औपनिवेशिक उद्देश्य से वो इलाका बढ़ा रहा था, और इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई थी उसने। और इसीलिए उसने बाद में अवध को, क्योंकि अवध आप जानते हैं कि अवध अभी से नहीं, एंशिएंट पीरियड से उठा लीजिए, सबसे ज्यादा जो फर्टाइल एरिया है वो दो ही तो है नॉर्थ इंडिया में। जितने युद्ध हुए किसके लिए हुए? द्वाब के लिए, गंगा यमुना का द्वाब और कृष्णा कावेरी का द्वाब साउथ में। वो चाहे चोल रहे हो, चाहे पल्लव रहे हो, चाहे जो भी, किसके लिए लड़ेंगे भाई? किसी विजन इलाके के लिए थोड़ी लड़ेंगे। नेहरू जी ने सियाचिन का इलाका इसीलिए छोड़ रखा था, या पीओके टाइप की जगहों पर। उनका कहना यही था कि वहां है क्या जीतने के लिए, वहां पर शासन करने के लिए क्या है? ने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन हमको तो चाहिए, है ना। वो साम्राज्य बढ़ाता गया। उन्होंने यही कहा कि भाई अपनी सेना को खराब करना, आज भी बहुत से ऐसे चिंतक मिल जाते हैं, या आपने तमाम ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे कि उस सियाचिन ग्लेशियर में इतनी सर्दी पड़ती है, इतना खर्च होता है, लगातार हमारे इतने सैनिक वहां रहते हैं, क्या लगता होगा ना क्या बेवकूफी है ये, हम मतलब जान माल दोनों खर्च कर रहे हैं, है ना। ले जाए पाकिस्तान, हमें क्या फर्क पड़ता है? अब ये अभी बताने की बात तो है, ये करंट अफेयर वाला, ये तो करंट अफेयर वाले से पूछिए। हम तो आपको सिर्फ हर इलाके में आग लगाते हैं। अब ये भाई, अब हम वही तो कह रहे हैं, ये आपकी सोच है ना, लेकिन नेहरू जी की सोच जो बताई वो हमने बताई, हमने अपनी सोच या किसी थिंकर की सोच नहीं बताई। आप बाकी आप न्याय करिए, अच्छी बात है, यही तो सोचाना चाह रहे हैं हम कि सोचो ना, कि मान लेते हैं कि 4 भाई बहन है ना, वैसे आज के युग में ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसमें मान लेते हैं कि एक विकलांग है या थोड़ा वो है, तो क्या करें? उसको मार दें? कहते हैं उसको खाना पीना नहीं देंगे, है ना। या गाय रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए हैं, मान लिया गाँव में से जुड़े हुए हैं, और गाय दूध देना बंद कर दे, तो क्या करें? बाहर हटाल दें, और फिर पकड़ लाए भाई, ये देखो यही तो सब अंग्रेजों ने सिखाया है, ये हमारा कल्चर नहीं है। इसी की तरफ तो आपको बोलना है हमें कि चाहे जैसा भी है, अगर हमारा रिश्ता है उससे तो वो हमारा है, क्योंकि दूसरी जगह आपको ईश्वर ने ही, अब जो भी आप नाम दे दीजिए, हम उस पर नहीं जाते हैं, फिर आप कहेंगे कि ईश्वर उश्वर वाला ये बीच में तो जो कुछ भी हमको नेचर ने दिया, तो एक जगह ज्यादा फर्टिलिटी दी तो क्या करें? उसको ज्यादा दो रोटी और ज्यादा खिलाएं। एक आदमी जो कमाऊ आदमी है, जैसे आपकी नौकरी लग जाए तो क्या करें? 2-4 रोटी और जो इसकी नौकरी नहीं लगी है, बताए पढ़ाई कर रहा है, उसे कहेंगे तुम क्यों खा रहे हो, तुम्हारा क्या अधिकार बनता है?
भाई बैलेंस होता है ना, इसी का तो नाम परिवार है, इसी का नाम तो समाज है, इसी का नाम तो समुदाय है। तो वहां पे बैलेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा होता है कहीं। इसी पर तो गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है कि भाई जिसने ज्यादा कमाया कमाए, खूब कमाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो खा ना जाए, तो दूसरे का हिस्सा है। तो द्वाब में अगर ज्यादा पैदा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग, जो इलाके, मान अपना रेगिस्तान ले लो अपना, है ना, कि वो रेगिस्तानी इलाके में कुछ नहीं होता, इसका मतलब है कि हमारा धर्म बनता है। धर्म का मतलब यहाँ पर फिर रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनको पहुंचाएं, और वहां जो कुछ भी होता है घास फूस उसको भी ले लें, ताकि उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। जब आप किसी के लिए कुछ भी कर देते हैं तो उसके बदले वो लेता है, तो उसको लगता है ना कि भाई हमने कमा के लिया, या हमारी भी इंपॉर्टेंस है, हमने आपसे भिक्षा नहीं ली है। भले आप कुछ भी उसको थोड़ा सा कुछ कर दें, तो उसके बदले जब होता है ना तो स्वाभिमान बचा रहता है। तो हम भले वहां से हल्दी ले लें, जिसके बिना भी काम चल सकता है मसाले में, ना, लाल मिर्ची ले लें, खाकर के दिमाग खराब हो जाए, लेकिन राजस्थान वालों को लगे देखो लाल मिर्ची कौन सप्लाई कर रहा है, हल्दीराम की भुजिया कौन सप्लाई कर रहा है ना, ठीक है तुम गेहूं दे रहे हो तो तुमको हम भुजिया नहीं दे रहे, हाँ भाई दे रहे हो तो ठीक है बराबर, हाँ बराबर। ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम कहेंगे तुम्हारे पास है क्या ना, तुम्हारी भुजिया भी अगर हम ना खाएं तो तुम किसी लायक नहीं बचोगे। ये एरोगेंस है ये एरोगेंस है, इससे समाज या परिवार नहीं चलता है। परिवार में सबको साथ लेकर चलता है, तो देश भी क्या है। और ये जो परिवार का भाव है, इसी को राष्ट्र कहते हैं। अभी हमको बताना था राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है, अब समझ में आ गया, इसी को राष्ट्र कहते हैं ना। नहीं तो फिर राष्ट्रवाद जब नहीं रहता तो किसमें बदल जाता है, वो क्षेत्रवाद में। तो जो इलाका प्रॉस्परस होता है, वही घर का परिवार का जो मेंबर कमाऊ है वो ऐट में रहता है, हर चीज में सबसे पहला नंबर उसका, और जिसको चाहे उसको डांट दे, चाहे वो बुजुर्ग हो, माँ बाप हो, दादा दादी हो, उनको भी कुछ कह दे। तो ऐसा व्यक्ति कमा भले रहा हो, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाएगा। जितना कहा जाता है ना, अपने यहाँ का कल्चर क्या है कि जितना भी फल लगता है उतना झुकना चाहिए। जितनी विद्वता है उसको वो प्रदर्शन के लिए नहीं है, वो ज्ञान के लिए है, बांटने के लिए है। तो कुछ मंत्र हैं, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो ये होता है ना कि तुमको क्या आता है, सब हमें को आता है। तुम्हें क्या आता है भाई, तुम रखो अपने पास, हमको नहीं चाहिए, हम अपना पढ़ लेंगे। चलिए, तो साम्राज्यवाद क्लियर हो गया, उपनिवेशवाद क्लियर हो गया। फिर से एक बार, साम्राज्यवाद का मतलब क्या हो गया, ऐसी विचारधारा जो कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन पर विश्वास करती हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा, ऐसा पीएम, ऐसा सीएम, हाँ उसमें कोई जरूरी नहीं कि वो डिक्टेटर हो। जैसे आप लोगों ने थोड़ा डिक्टेटर वगैरह लाए थे ना, तो हमने कहा ऐसा भी नहीं कि वो राजा हो, वो कोई पीएम सीएम भी हो सकता है ना, कैसा भी आदमी होता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो उसका विचार विस्तार करने, जो भौगोलिक विस्तार करने की जो विचारधारा होगी वो साम्राज्यवाद कहलाएगी। और उपनिवेशवाद जो ऐसी विचारधारा जिसमें कि कॉलोनी को, उपनिवेश को सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के रूप में, मार्केट ऑफ फिनिश मटेरियल के रूप में, और सप्लायर ऑफ सर्विस के रूप में यूज किया जा रहा हो। अपने मन से करे तो कोई बात नहीं है। आज भी तो हम तमाम खाद्यान्न बेचते हैं ना सब जगह, लेकिन हम बेचते हैं ना, हमको कोई यूज नहीं करता, हमारी मर्जी, हम नहीं बेचते। तो जब यूज कर रहा हो कोई तो वो कॉलोनी होती है, और जो यूज कर रहा होता है वो मदर कंट्री होता है। दो शब्द क्लियर हो गए। तो अगर हम 1857 तक देखें तो हमको यही दो चीजें दिखाई देती हैं, लगातार हमको यही दो चीजें दिखाई देती हैं, है ना, कि यहां पर उन्होंने सबसे पहले जब प्लासी जीता तो उन्होंने बड़ी बड़ी धनराशियां ली, पैसे लिए, है ना, कंपनी को भी लाभ दिलाया। ये तो बहुत छोटी बात थी। जब बक्सर के बाद उन्होंने इलाहाबाद संधि की तो पूरा उन्होंने बंगाल ही ले लिया। और मजे की बात आपको बताएं कि ऐसा नहीं कि आपको लगे कि भाई बंगाल तो नहीं है, लेकिन अभी भी तो आपने कहा था वो द्वाब। तो पहली बात तो ये कि द्वाब का मतलब हुआ ना दो नदियों के बीच का इलाका, और दूसरी बात ये कि उन्होंने सिर्फ बंगाल ही नहीं लिया था, उन्होंने द्वाब भी ले लिया था। ये पढ़ेंगे जब तो और क्लियर हो जाएगा ना। बंगाल तो बंगाल के नवाब से लिया, और द्वाब का इलाका उन्होंने सुजाउद्दौला से लिया था जो अवध का नवाब था। और ये भी दिलवाया किसके माध्यम से, वो मुगल शासक के माध्यम से, शाह आलम ने दिया। और बदले में कहा था कि तुमको हम 26 लाख की पेंशन देते हैं, जब कभी भी एक पैसा नहीं उसको दिया, बस सिर्फ
पेपर में आ गया, और साथ में ये भी वादा किया था तुमको दिल्ली के तख्त पर बैठाएंगे, वो काम भी उन्होंने नहीं किया। तो जितना उनको करना था उन्होंने कुछ नहीं किया, और जितना यहां से उनको लेना था वो उन्होंने ले लिया। अच्छा, उसमें भी ध्यान से सोचिए कि दो तरह का होता है। आज भी आप देखिए, कोई भी अपना प्रशासन देखिए तो प्रशासन दो तरह का होता है। एक फाइनेंस लेवल पर चलता है ना, टैक्स वसूलने वाला है, हर विभाग होता है अलग अलग, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, ध्यान से सोचिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है वो प्रोडक्टिव होता है या नॉन प्रोडक्टिव? नॉन प्रोडक्टिव होता है। सेना, प्रशासन, ये सब, पुलिस, ये सब नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट कौन सा है? जो टैक्सेशन से संबंधित है ना। एक बढ़िया सा कोई, एक छोटा सा कोई मॉडल उठाएं, हाँ, जैसे स्थानीय लोकल बॉडीज, नगर निगम। नगर निगम में देखिए तमाम तरह की सुविधाओं वाला होता है, प्रशासन वाला होता है, वो तो हो गया प्रशासन का। और उसी में डिपार्टमेंट क्या होता है? जो हाउस टैक्स वसूलता है, वाटर टैक्स वसूलता है ना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस लेता है, तमाम छोटे छोटे कामों की फीस, कोचिंग चला रहे हैं तो इसकी फीस लेगा, कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उसकी फीस लेगा। तो एक डिपार्टमेंट, इसीलिए हमने कहा ना कि पूरे प्रशासन का एक छोटा मॉडल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए आपको समझने में ना। तो यहां पर आप देखिए छोटे से लेवल पर आप सोचिए कि एक, उसी में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उस इलाके की इनकम बढ़ा रहे हैं, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उससे संबंधित खर्च कर रहे हैं। जो खर्च कर रहे हैं वो कैसा है? नॉन प्रोडक्टिव है। जो इनकम बढ़ा रहे हैं वो एक तरह से प्रोडक्टिव सेल है उसका। तो इसी को भारतीय लेवल पर, खासतौर से मध्यकाल में, इसके लिए शब्द यूज होता था दीवानी और निजामत। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। निजाम का मतलब होता है प्रशासन, तो निजामत का मतलब क्या हुआ? प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एक, जब किसी इलाके पे कोई कब्जा करता था या शासन चलाता था, तो उसका एक, जो कह सकते हैं कि ड्यूटी होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और सिक्योरिटी देना। आप टैक्स किस लिए देते हैं? ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे कि दंगा हो? शांति व्यवस्था बनी रहे तभी तो स्कूल चलेंगे, तभी कॉलेजेस चलेंगे, तभी ट्रेड चलेगा, तभी सारी चीजें होंगी ना। तो एक तो ये होता है जरूरी कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के साथ साथ उनको हम सिक्योर महसूस करवाएं कि आप हमारे राज्य में, हमारे इलाके में, इस पूरे निजाम में, इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में आप सुरक्षित हैं, आपकी जान सुरक्षित है और आपकी संपत्ति सुरक्षित है। और आप सोचिए कि जान माल की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपको फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट है जो कभी सस्पेंड नहीं होता। 2021 इतनी बड़ी चीज है ये जान माल की सुरक्षा, क्योंकि जान माल की अगर सुरक्षा नहीं रहेगी, इसमें अगर आशंका बनी रहेगी, तो किस बात का एडमिनिस्ट्रेशन? फिर तो हर आदमी खुद ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर लेगा भाई, जब हमको जाने कहां लूट जाए, जहां कहां पिट जाए, जहां कहीं कोई मार दे। इस डर में कौन आदमी क्या कर सकता है? कोई प्रोडक्टिव काम कर पाएगा? कोई खेती कर पाएगा? कोई इंडस्ट्री चला पाएगा? कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मजे की बात यह है कि दोनों चीजों में पैसा पैदा नहीं होता, बल्कि पैसा खर्च होता है। यानी दोनों चीजें क्या हैं? नॉन प्रोडक्टिव। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कबूलनामा लिया था कि पुलिस क्या है, मिलिट्री क्या है तो ये सब क्या है? नॉन प्रोडक्टिव। अब नॉन प्रोडक्टिव काम करना है तो कहां से होगा? केजरीवाल की जेब से है ना। तो उसके लिए आमदनी चाहिए। ठीक है, तो जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन का प्रशासन है, उसके लिए शब्द क्या यूज किया गया? दीवानी। क्यों? क्योंकि हुआ मंत्री क्या कहलाता था? दीवान। तो जो दीवान के अंतर्गत मंत्रालय था, मिनिस्ट्री थी, वो क्या थी? दीवानी। ठीक है, और दूसरा क्या है? निजामत, यानी एडमिनिस्ट्रेशन करना। अब ध्यान से सोच के बताइए कि अंग्रेजों को इसमें क्या लेना चाहिए, दीवानी या निजामत या दोनों? दोनों लेना चाहिए, बात सही है, लेकिन उन्होंने लिया क्या? दीवानी। अब यहीं से आपको इंटेंशन समझ में आने लगा होगा ना। भाई मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया, तुर्कों ने तो ऐसा नहीं किया, हुलों ने तो ऐसा नहीं किया ना, ग्रीकों ने तो ऐसा नहीं किया। वो जब आए तो उन्होंने जिस पर कब्जा किया तो वहां से टैक्स वसूला, लेकिन साथ में वहां पर सिक्योरिटी भी दी।
शांति और व्यवस्था भी कायम की। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जो टैक्सेशन वाला डिपार्टमेंट है वो तो उन्होंने कहा कि हमको दे दो, है ना, और निजामत वाला जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास रह गया? बंगाल के नवाब के पास। बंगाल का नवाब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। देखो जरा दिमाग, चालाकी या धूर्तता, है ना, कि बंगाल का नवाब देखेगा प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी किसके जिम्मे? बंगाल के नवाब के जिम्मे। और जितना भी उस इलाके से टैक्स आएगा वो किसके पास? हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। अब ये भी हमने लोगों ने क्या पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्च आएगा उसी के लिए तो टैक्स है। अब टैक्स अगर तुम दे रहे हो और टैक्स अगर तुम ले रहे हो और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है और जो हमारी जिम्मेदारी है वो नॉन प्रोडक्टिव है, तो हम पैसा कहां से लाएंगे? नहीं आएगा। और जब पैसा नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, और जब सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे तो हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे वो कि भाई इनको शासन करना नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन ना वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, इतना ज्यादा यहां पर एनार्की छाई हुई है, इसलिए कि यहां पर 356 लगेगा। यानी अब हम जनता के हित में ये राज्य ले रहे हैं। देखिए कितनी बड़ा दिल है उनका। हमारा नवाब फेल हुआ, कारण नहीं बता रहे हैं, नवाब फेल हुआ क्योंकि नवाब के समय में ये शासन कायदे से नहीं चल रहा है। कहां से चलेगा भाई जब पैसा उसके पास नहीं है? तो पहले कैसे चला रहा था भाई नवाब? पहले का पता नहीं। अभी देखो नहीं चल रहा है ना, लूटमार हो रही है ना, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, हर जगह एनार्की फैली हुई है। तो अब ऊपर वाले ने हमको भेजा है कि जाओ और इनकी सुरक्षा करो, क्योंकि ये लोग असभ्य हैं, ये सब आपस में कट मर जाएंगे। जनता मानववाद का यही तकाजा है कि तुम जाकर के अब ये कमान संभालो। पाकिस्तान में जो अफरा तफरी मची है ना, तो मोदी जी आगे बढ़िए और पाकिस्तान को मिला लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानियों के हित में है। अब ये बात अगर कोई आज कहे उसके अंदर का जो भाव है वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उस वक्त नहीं समझ में आया। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? कि पहले तो किसी घर के अंदर फूंक डालो, उसको बर्बाद करो, जब बर्बाद होने लगे तो दीवार तोड़ करके कहो कि भाई अब हम इसको मिला रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ बचा उचा है नहीं, अब सब लोग भूखे मर रहे हैं, अब ये हम नहीं देख सकते ना, इनको हम खाना देंगे और इनको हम पालेंगे पोसेंगे सब करेंगे, लेकिन हाँ जो तुम्हारा खेत होते हैं वो भी हम ही जोतेंगे अब, जो लौक तरह के काम की। इसीलिए अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा ना कि इलाहाबाद संधि में क्या हुआ होगा, दीवानी ले ली होगी और जो निजामत है वो अंग्रेजों के पास, वो नवाब को दे दी गई होगी, और उसके बाद नवाब से कहा, पहले ऑन पेपर सब अच्छा है क्योंकि उसको संसद में पास भी करवाना है ना वहां पे, तो ऑन पेपर सब अच्छा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो खर्च आएगा 56 लाख खर्च आएगा, 56 लाख हम बंगाल के नवाब को देंगे। ये ट्रीटी जब जाएगी संसद में तो संसद तो पास कर देगी, क्योंकि इसमें सही तो है, जितना खर्च आ रहा है वो कंपनी दे रही है, और खर्च वसूलने के लिए वो अलग से वो ले रही है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही है, ठीक है। लेकिन अब ये तो कंफर्म करने कोई नहीं आएगा ना कि कंपनी ने वो पैसा 56 लाख दिया कि नहीं दिया। जब उसने मुगल सम्राट को 26 लाख नहीं दिया तो बंगाल के नवाब को जो हारा फटे हाल है बेचारा, उसको 56 लाख रुपए दे देंगे, एक भी पैसा नहीं दिया। और इसीलिए जब चाहते थे मीर जाफर से मीर कासिम, मीर कासिम से मीर जाफर, नहीं तो पता चला नजमुद्दौला तो कोई मोहम्मद दौला, बनाते रहो और तुम रटते रहो बैठ के। आई ना कहानी समझ में? ये किसकी देन थी? साम्राज्यवाद की, उपनिवेशवाद की? उपनिवेशवाद की। क्योंकि साम्राज्यवाद होता तो दीवानी के साथ साथ निजामत भी लेते, निजामत पहले लेते, दीवानी तो अब नहीं लेंगे। दीवानी तो ले ही लेंगे। जैसे नहीं मान लेते हैं कि किसी के घर पर कब्जा करना है तो कब्जा पहले मिले, फिर घर को तो किराए पे उठा ही लेंगे। उसमें क्या है, पहले घर को पहले किराए पे उठाया फिर कब्जा किया। समझ में बात? अब कहानी यहां से ट्विस्ट होती है। इतनी बात समझ में आ गई ना? क्योंकि अब जो आ जाएगी यहां पर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो धीरे धीरे जटिलताएं बढ़ती जाएंगी, इसलिए पहले वाला ध्यान रखे रहिएगा। अब कहानी क्या मोड़ लेती है? कहानी ये मोड़ लेती है कि भाई जब तुम निजामत पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हो और बंगाल जैसे इतने बड़े राज्य की दीवानी ले रहे हो, बंगाल आज भी बड़ा है और तब तो इंटीग्रेटेड बंगाल था, यानी बांग्लादेश और आज का पश्चिमी बंगाल मिला के,
अच्छा खासा हुआ कि नहीं? मतलब आधे बंगाल में एक नया देश चल रहा है आज भी, और तब तो पूरा बंगाल था ना। और बंगाल में आप जानते हैं कि कोयला भी है, लोहा भी है, तमाम तरह के मिनरल्स भी हैं, और खेती बाड़ी भी अच्छी है, सब चीजें ठीक ठाक हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि पोर्ट सिटी है, ढाका और कोलकाता, हल्दिया, मतलब इंटरनेशनल कनेक्शन है उसका। ऐसे इलाके को आपने, ऐसे इलाके से आप टैक्स वसूल रहे हो ना, और टैक्स वसूल रहे हो और खर्च नहीं कर रहे हो उसको यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये पैसा कर क्या रहे हो यार? जा कहां रहा है? बोध है क्योंकि अगर वो पैसा अगर चला जाए तो मजा आएगा, या उस पैसे से यहां कच्चा माल खरीद करके वहां भेजें तो मजा आएगा। क्यों नहीं भाई, उधर से पक्का माल उक्का माल के चक्कर में पड़िए। पहले ये बताइए कि पैसा मतलब कैश या काइंड? हाँ हाँ हाँ, ये बात सही कही, यही बात हम सुनना चाह रहे थे। थोड़ा इकोनॉमी वाली बुद्धि लगाइए। आप लोगों ने जो लगाया सब सही लगाया, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ी सतही बुद्धि लगाई, क्लाई वाली नहीं लगाई। आपने सुजौदौला वाली लगाई, क्लाई वाली देखो इसने लगाई, नीचे से खोद के निकाला। बोला कि कैश ले जाते तो उतना ही ले जाते ना भाई, मान लिया 100 रुपए ले गए तो 100 रुपए ले जाते, लेकिन अगर यहां से आप कच्चा माल ले जाएंगे तो कच्चा माल 200-300 के बराबर होगा, क्योंकि आपकी जो काली मिर्च ले गया वास्को डी गामा, वो वहां पे जाके कितने बिकी? 80 गुना ज्यादा। 1 रुपए की काली मिर्च लेके गया, वहां 80 रुपए उसको मिले। अब सोचो यहां पे उसको, उसके पास ऑप्शन है, मान लिया 1 रुपए केजी है, ठीक है, अब उसके पास ऑप्शन है कि 1 रुपया ले जाओगे या 1 किलो काली मिर्च ले जाओगे, क्या ले जाना चाहिए उसे? अभी समझ में आई बात। ये है इसके अंदर। अब व्यापारी बनना आसान नहीं होता है, वो ब्याज के साथ जो है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है उसके साथ ना। तो इसका मतलब अब बाकी जो आप लोगों ने कहा वो भी गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, क्योंकि वो उसको तो रॉ मटेरियल चाहिए ही था, रॉ मटेरियल कहां से लाते, फिर रॉ मटेरियल खरीदते, है ना, तमाम बातें थी। अब एक कहानी अलग है, वो हम इसलिए कहा, किसी को हमने मना नहीं किया कि गलत बोला, लेकिन जो मेन इंटेंशन था वो ये इंटेंशन था कि कैश से काइंड जो है मूल्यवान होगा, ज्यादा उसका प्राइस तो कम दिखेगा लेकिन वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा वैल्यूएबल। यही कारण है कि आज भी जो बड़े बड़े रिश्वतखोर होते हैं वो कैश में नहीं लेते हैं, वो काइंड में लेते हैं ना। जैसे लालू प्रसाद ने नौकरी लगवाने के बदले पैसा नहीं लिया, जमीन ली। मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपया किसी से लिया, अबे तुम लोगों को सिखा दें यार, आगे गड़बड़ ना कर देना ना। मान लिया तुमने कोई किसी चीज को काम करने के लिए 1 करोड़ रुपया लिया, वो 1 करोड़ रुपए कल से बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। नहीं, टैक्स थोड़ा यार, क्या रिश्वत को बता दोगे क्या टैक्स दोगे? तो टैक्स दे दिया तो रिश्वत किस बात का? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसीलिए कबुलवा लिया था ना कि इकोनॉमी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, है ना। इसीलिए कभी पैसा न तो अपने पास रखना चाहिए कैश, और ना ही बैंक में रखना चाहिए, क्योंकि बैंक जितना ब्याज देता है इन्फ्लेशन उससे ज्यादा होती है, और अपने पास रखेंगे तो बैंक वाला भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए ये अभी नहीं बताएंगे लेकिन ये ध्यान रखिए कि पैसा कैश नहीं रखना चाहिए। हाँ, अब जैसे उनका प्रॉपर्टी ले लो, अब जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी, जो जमीन खरीदी, वो क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी? अब समझ में आ गई ना बात। इसीलिए कच्चा माल ले जा रहे थे, वो कैश नहीं ले जा रहे थे। ठीक है, अभी तो शुरू है, अभी देखते जाओ अंग्रेजों ने क्या क्या किया है यहाँ पे, पढ़ा दी लोगों को, इंडियन वालों को इकोनॉमी। अब आजकल ये लोग पढ़ा रहे हैं उनको ना, जो पढ़ी थी वही पढ़ा रहे हैं। खैर छोड़िए, तो इसका मतलब हुआ कि ये यहां से क्या ले जा रहे हैं, काइंड ले जा रहे हैं। मतलब अब इंडस्ट्री वहां लगानी है। मान लेते हैं कि शुरुआत किससे हुई, शुरुआत हुई थी कपड़े के इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है ना।
तो स्वाभाविक है कि कपड़े का इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया। इसके लिए शब्द क्या यूज किया जाता है दुनिया भर के लिए? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम क्या है मोटा मोटा? 1750। याद रखे रहिएगा ये सब डेट्स, मोटी मोटी डेट है ये। 18वीं शताब्दी का लेटर हाफ यहां से शुरू होती है। तो दो चीजें हमेशा याद रखिए, पहला सवाल तो नहीं आता है लेकिन उसकी जरूरत पड़ती है, और दूसरा सवाल तो खैर फैक्चुअल आता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो किसका हुआ? लोहे का, कपड़े का, स्टील का, जहाजों का। तो किसका हुआ? कपड़े का। कपड़े का सबसे पहले हुआ था, और ये टाइम क्या था? 1750। ठीक है। तो प्लासी बक्सर युद्ध कब हो रहा है? ये कहानी है इसकी। समझ 15 साल के अंदर उन्होंने ये ट्रीटी की। इसके पहले वो कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 150 साल से रह रहे हैं। वे किसी ने कहा था ना कि वो मॉडर्न इंडिया 1600 से क्यों नहीं शुरू हो रही है? तो 1600 से लगा करके और 1750 भी अगर कर लीजिए मोटा मोटा, तो कितने साल हो गए? 150 साल। 150 साल से उन्होंने इस तरह की ट्रीटी किसी से नहीं की थी। औरंगजेब को भी मरे हुए 50 साल हो गया था। ये भी ना कहिए कि हाँ कैसे कर लेता, पहले तो औरंगजेब था, शाहजहां था, जहांगीर था, अकबर था, इसकी हिम्मत ना। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए कि कोई औरंगजेब जो है अब नहीं है, 50 साल पहले से। इनको तो 1715 में ही कुछ कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उनको जरूरत नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था उनका। उस वक्त वो सिर्फ ट्रेडर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। ठीक है। और ट्रेडिंग का क्या रूल है? ट्रेडिंग का रूल है कि जहां से जो चीज मिलती है वो खरीद लो, और जहां पर नहीं है वहां पर ऊंचे दाम पर, मतलब जो भी डिमांड सप्लाई से बनता हो मार्केट प्राइस पर बेच दो और मुनाफा अपने पास रखो। ये किसका काम है? ट्रेडर का। ठीक है। तो जब उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो स्वाभाविक है वो क्या काम करेंगे? ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। तो 150 साल तक वो ट्रेडिंग करते रहे केवल, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी बंगाल की, जबकि बंगाल में घूमते रहे। उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी गुजरात की, मराठवाड़ा की, साउथ के मालाबार, किसी की जरूरत नहीं पड़ी उनको। सिर्फ पोर्ट्स पर ही वो थोड़ा सा अपनी एक फैक्ट्री शब्द सुना है ना? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली ना? इन्होंने कहा ये फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ? आजकल तो मतलब कारखाना होता है, फैक्ट्री गोडाउन कैसे गया हो गया? हमने कहा बोला, अभी हम कुछ नहीं बोला, मैं बिल्कुल इनकार करता हूं। हाँ, ये शब्द चूंकि आया इसलिए हम बता देते हैं, कोई खास नहीं। जो व्यापारी थे ना, ये जो ब्रिटिश व्यापारी या पोर्तुगीज व्यापारी या डच व्यापारी, जो व्यापारी थे, ये विदेशी व्यापारी, ठीक है ना, इनके लिए शब्द का प्रचलन हुआ था फैक्टर। इनको क्या बोला जाता था? फैक्टर। ट्रेडर नहीं, फैक्टर बोला जाता था ना, क्योंकि जो ट्रेड शब्द है ना, इसका बेसिकली मतलब होता है एक निश्चित दिशा, एक सर्टेन डायरेक्शन। ट्रेड का मतलब ये होता है। तो बाद में सब चेंज हो गया। इसलिए अब देखो, इसको हम कहां से प्रमाण दें आपको? ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ेंगे जब, या पढ़ ली हो, तो एक विंड हो, ट्रेड विंड। अब बताओ वो कौन सी विंड हो गई भाई? ट्रेड विंड। कौन सा व्यापार करती है वो? क्या लेती है और क्या देती है? कुछ नहीं, वो एक निश्चित डायरेक्शन में चलती है, इसलिए उसका नाम ट्रेड विंड है। ठीक है ना? तो इसका मतलब हुआ कि इस तरह के जो कमर्शियल एक्टिविटीज में लगे थे, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? वो ट्रेट होता है, डन नहीं। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उस वक्त ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था, उसमें जो ये व्यापारी थे, इन व्यापारियों का, अब ट्रेडर का, ये व्यापारी का जो ये लेन देन करते थे, सामान का लाना ले जाना, इनके लिए शब्द क्या यूज होता था? फैक्टर। ठीक है। और इसीलिए ये फैक्टर्स जिस इलाके में अपना सामान रखते थे, जहां पे रहते थे, वो इलाका क्या होता था? फैक्ट्री। फिर इन्होंने क्या किया कि फैक्ट्री आसपास बसने लगे, क्योंकि इनकी जरूरत थी। भाई आपका जहां पे काम धंधा होगा वहीं के आसपास तो रहना शुरू करेंगे। और जब वहां पे इवन काम धंधा छोड़िए, अभी देखिए कोचिंग में क्या चाहते हैं आप? यहीं आसपास कहीं मिल जाए, है ना, वॉकिंग डिस्टेंस। पता चला बहुत पैसा ज्यादा लग रहा है तो फिर थोड़ा दूर मिल जाए, साइकिल रख लेंगे। मतलब ये सब लागत लाभ का ध्यान रखते हैं ना,
तो वैसे ही ये ट्रेडर्स की उन्होंने क्या बना ली, एक तरह से ट्रेडिंग वो गोडाउन। तो वो गोडाउन को फैक्ट्री क्यों कहा गया, क्योंकि इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता था, फैक्टर। तो फैक्टर फैक्ट्री, ठीक है। फिर जब फैक्ट्री के आसपास रहने लगे तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, उसकी घेरेबंदी शुरू कर दी। इसी को कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि इन्होंने दुर्गबंध बस्तियां बना ली, मद्रास वाले जैसे फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम का मतलब हुआ कि एक ऐसा घेरा, अब उसको ध्यान करिए ना, हड़प्पा सभ्यता वाला, है ना, कि चारों तरफ से बना करके अंदर एक बस्ती हो गई। ये बस्ती सारी की सारी किसकी है, फैक्टर्स की। और उसी बस्ती में क्या है, फैक्ट्री। शुरुआत कैसे हुई थी, शुरुआत एक फैक्ट्री से हुई थी, फिर फैक्टर्स आते जाते थे, फिर वो बसने लगे, फिर बसने के बाद फिर बस्ती बन गई। जब बस्ती बन गई तो सुरक्षा के लिए फिर एक बाउंड्री बना ली, और जब बाउंड्री बना ली तो बोले कि इसके अंदर का जितना भी नियम कानून होगा वो सब हमारा होगा, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं। तो एक तरह से ये क्या बन गया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट वो चाहने लगे। अब ये जो देने से मना करता या उस पर हमला करता, उससे वो लड़ जाते। उसी चक्कर में सिराजुद्दौला से लड़ गए, उसी चक्कर में वो वहां मद्रास के जो शासक था उससे लड़ गए। फिर हर जगह ये लड़ाई इसी कारण से करते थे। तो जो शुरुआती लड़ाइयां आप सुनते हैं ना, वो इसी कारण से होती हैं कि उन्होंने जो दुर्बंदी कर रखी, फोर्टिफिकेशन कर रखा है, उसको जब तोड़ने के लिए कहा गया कि भाई ये हमारे इलाके में आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट कैसे ले सकते हो। वही आपकी जमीन हो, उस जमीन में जो किसान हो या जो काम करने वाला हो या लेबर हो, वो पहले बनाए, एक झोपड़ी बनाए, फिर झोपड़ी बना के रहने लगे, फिर उसके दो चार झोपड़ियां और बना ले, और फिर उसके बाद एक घेरा खींच ले। तो दिमाग नहीं खराब हो जाएगा जो ओनर है। और ओनर जब उसको मारने पीटने लगे या उसको खाली करके झोपड़ी तोड़ो, जब झोपड़ी तोड़ो तो पता चला उधर से लाठी लेके आ गए, तो लेने देने पड़ गए ना। तो फैक्ट्री शब्द का भी मतलब समझ लीजिएगा, फैक्टर से निकला। फैक्ट्री का मतलब कोई कार्यशाला नहीं है, कोई फैक्ट्री का मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, बल्कि वो क्या है, फैक्टर्स का जो एरिया है ना। इसीलिए सरल शब्दों में हम क्या मान लेते हैं कि फैक्ट्री का मतलब हुआ गोडाउन, जबकि फैक्ट्री और गोडाउन का सीधा संबंध नहीं आ रहा है, लेकिन फैक्टर के माध्यम से आ जाता है। ठीक है, तो ये लोग जब इस इलाके में, तो अब आपको समझ में आया कि इलाहाबाद संधि आखिर 1765 में ही क्यों की गई, यानी 1750 के बाद क्यों की गई, 1750 से पहले क्यों नहीं की गई। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहां शुरू हुई, इंग्लैंड में। पहली बात ये भी ध्यान रखे रहिएगा, ये भी पूछा जाता है सवाल करके, इंग्लैंड में किस चीज पर शुरू हुई ना, वो है कपड़े पर, कॉटन पर नहीं, कपड़े पर। क्योंकि हाँ, क्योंकि बाद में फिर ये सब आपका दुनिया भर के और कपड़े भी सिंथेटिक भी बनने लगे ना, जब सिंथेटिक फाइबर बनाने लगे, जब उसे पूरा नहीं पड़ा ना। इसीलिए तो ऐसा 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 फाइबर जो पता चला कि न्यूयॉर्क में और लंदन में एक साथ बना, तो उसका नाम ही रख दिया गया नाई लॉन। नाई मतलब न्यूयॉर्क, लॉन लंदन, लंदन और न्यूयॉर्क में एक साथ जो निकले वो नाइलॉन है ना। तो इस तरह से इन्होंने कपड़े व्यापार में शुरू किया। अब स्वाभाविक है कि फैक्ट्री खोलने के लिए इनिशियली, ये भी आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, होती है ना, एक वर्किंग कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल होती है। तो फैक्ट्री खोलने के लिए इनिशियली कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत ढेर सारी नहीं, दो बेसिक चीजों की जरूरत तो पड़ती ही है। एक तो पूंजी की, क्योंकि पूंजी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, चाहे जितना दिमाग हो अंबानी का और टाटा से ऊपर, पूंजी की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। और दूसरी होती है रॉ मटेरियल की, क्योंकि इसके बाद अगर बिजली उजली नहीं है तो चलिए इतने मैन पावर थी कि लेबर से हम काम करवाते, ये तो संभव था उस वक्त। अब आज तो खैर उतना युग नहीं रह गया, ज्यादा से ज्यादा पावर यूज होती है, पावर के साथ ऑटोमेशन भी आ गया, तमाम बातें हैं, लेकिन उस वक्त तो मैन पावर की कमी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में खुद सोचिए आप कि वो यहां से पूंजी उनको ले जानी चाहिए, रॉ मटेरियल ले जाना चाहिए, लेकिन वो केवल रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं, पूंजी नहीं ले जा रहे हैं। ये एक सोचने का मुद्दा है। तो इसका जवाब कहां मिलेगा, वो 1750 के पहले वाले समय का मिलेगा। अब आप सोचिए कि जब ये ट्रेडिंग करते थे तो भी तो यहां का सामान खरीदते रहे होंगे, रॉ मटेरियल नहीं खरीदते रहे होंगे, लेकिन सामान तो खरीदते होंगे ना, जैसे कपड़ा खरीदते खरीदते रहे होंगे, दालचीनी खरीदते रहे होंगे, पोटाश खरीदते थे, ये सब चीज तो खरीदते कि नहीं खरीदते थे। तो खरीदने के बाद ये क्या देते थे उनको, यहां के ट्रेडर्स को क्या देते थे, रुपया या पाउंड। तो ये तो पूछना चाह रहे हैं, गोल्ड क्यों देते थे, क्योंकि
जो यहां पे रुपया चल रहा था ये उनके पास नहीं था, ठीक है, और जो पाउंड चल रहा था उनका, वो यहां पर कोई लेने वाला नहीं। ऐसे में ट्रेड किससे हो सकता था? गोल्ड के माध्यम से, क्योंकि गोल्ड वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वो है मेटल है, तो उसके बदले उनको दिया जाता था गोल्ड। तो यहां से अगर वो काली मिर्च ले जाते थे तो खरीदते थे ले जाने के लिए, तो उसके बदले वो क्या देते थे? गोल्ड। इसके लिए शब्द क्या यूज किया जाता है? बुलियन। बुलियन, बुलियन, BULLION, बुलियन। तो बुलियन बोला जाता है इसको, कि बुलियन देते थे, बुलियन के खिलाफ ट्रेड होता था, समझ रहे हैं? तो बुलियन देकर वो यहां से सामान ले जाते थे। अब उनको ये लगा कि अगर ये बुलियन हमारा बच जाए तो हम यहां पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि बुलियन के रूप में एक तरह से उनका पैसा यहां आ रहा था ना। अभी भी सोचिए, कागजी पैसा अगर जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर बुलियन चला जाता है तो फिर कागजी मुद्रा के पीछे क्या होता है? जो पेपर करेंसी होती है इसके पीछे क्या है? क्यों आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 का नोट ले लेते हैं? इसके पीछे भी क्या है? बुलियन। वही बात है, बुलियन होता है उसके पीछे, मतलब सोना रखा जाता है, सोना रखने के बाद ही तो आप पैसा छाप सकते हो। फिर उसमें अलग अलग तरीके हैं कि प्रोपोर्शनेट हो, या कि पूरी तरह से अनुपात में हो, या फिर एक मिनिमम रिजर्व रखा जाए, ये एक अलग अलग तरीके हैं। लेकिन उस वक्त से लगा करके, और जब ये 1929 की ना वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आई, 1929 की मंदी आई है ना, उसके तक इंग्लैंड में हमेशा प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम था। इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड को यूज करते थे, मतलब जितनी भी वो पाउंड छापते थे उसके बदले में क्या रखते थे? वो गोल्ड रखते थे। इसीलिए डॉलर की कोई अहमियत नहीं थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बेचारे बर्बाद हो गए, तब से जाके डॉलर उठ गया, और अब हर चीज डॉलर में नापी जाती है, जबकि डॉलर के साथ प्रोपोर्शनेट गोल्ड नहीं रखा जाता। और अपने यहाँ तो बिल्कुल राम राज्य है, 200 रुपए का 200 करोड़ का गोल्ड रखो, जितनी मर्जी है छाप लो। ज्यादा लग रहा है क्या? 200 करोड़ का भी ना हो तो कोई बात नहीं, 115 करोड़ का रख लो, 85 करोड़ की सिक्योरिटीज रख लो, छाप लो, जितना मर्जी है उतना छाप लो। हाँ, नोट और बता रहे जितनी मर्जी छाप लो, आरबीआई की मर्जी है। हाँ, तो आरबीआई की मर्जी से ना, वही तो कहा मर्जी, हमने कब कहा कि हमारी मर्जी से छाप लो। नहीं, उसको एक्स्ट्रा तो नहीं रखना पड़ता ना, जितना रखा होता है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, अभी बात है, बहुत टाइम लगेगा, इतनी डिप्लोमेसी में कहाँ आ पाओगे। प्रशासक बनने के लिए सब शब्द बहुत जरूरी होते हैं, ऐसे थोड़ी ना रामचरितमानस कह करके फाड़ दिया तो फिर फंस गए। ठीक है, तो इसका तो कि पहले किसमें ट्रेड हो रहा था? गोल्ड के माध्यम से हो रहा था, बुलियन के माध्यम से हो रहा था। ठीक है, अब उनको क्या करना था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद? कि बुलियन को बचाना था। अब आपने बुलियन को बचाया तो आपके पास पैसे एक्स्ट्रा उपलब्ध हो गए ना इंडस्ट्री इंस्टॉल करने के लिए। इंडस्ट्री आपने लगानी शुरू कर दी, लेकिन अब इंडस्ट्री अकेले लगा के क्या कर लेंगे जब तक रॉ मटेरियल नहीं रहेगा। अब रॉ मटेरियल तो भारत से लेना था उनको, लेकिन समस्या ये थी उनकी कि रॉ मटेरियल अगर भारत से लेते हैं तो इसके बदले में उनको क्या देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो रेवेन्यू लेते हैं ना वो इंडियन रुपीज में लेते हैं, और इंडियन रुपीज तो इंडियन ट्रेडर्स लेंगे ना। इंडियन रुपीज ले करके इंडियन ट्रेडर्स को इंडियन रुपीज पकड़ा दी, क्योंकि खुद ही सोचो, अगर ये रेवेन्यू लेकर के, अभी समझ में आएगी बात जिसको हम नहीं बताए थे, कि अगर ये रेवेन्यू लेके कैश ले जाते तो कैश क्या ले जाते? रुपया ले जाते, इंडियन करेंसी ले जाते, और इंडियन करेंसी का इंग्लैंड में क्या होता? अब समझ में आई बात। इंडियन करेंसी इंडियन के लिए तो जरूरी है, लेकिन इंडियन करेंसी का इंग्लैंड में तो कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे स्थिति में ये कैश ले जाएंगे या रॉ मटेरियल ले जाएंगे। तो इसमें कि ना केवल हाई वैल्यूएशन के कारण, बल्कि ये मजबूरी भी थी उनकी कि वो इंडियन रुपीज को कैश में नहीं ले जा सकते थे, है ना। किसमें ले जा सकते थे? रॉ मटेरियल के फॉर्म में ले जा सकते थे। अब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कितनी चालाकी से दोनों काम पूरे किए। अच्छा देखिए, अब ऊपर से देखने पर कहीं धोखाधड़ी भी नजर नहीं आ रही है।
क्योंकि भाई हम यहाँ पर व्यापारी से सामान खरीद रहे हैं, मान लिया कपास खरीद रहे हैं, मसाला खरीद रहे हैं, जो चीजें उनकी बेसिक थी वो खरीद रहे हैं, उसके बदले में क्या दे रहे हैं? उनको इंडियन रुपीज दे रहे हैं। अब ये इंडियन रुपीज हमने कहां कमाया? वो हमने तुम्ही से कमाया, तुम्ही से कमाया, तुम्ही को दे दिया, यानी रॉ मटेरियल फ्री या कॉस्ट का? फ्री। ये है कहानी। वो रॉ मटेरियल पूरी तरह फ्री। अभी तो आपको लग रहा होगा ना कि रॉ मटेरियल तो वैल्यूएबल है, लेकिन चलो पैसे दे दिए, लेकिन पैसे उन्होंने अपने कहां दिए? वो तुम्ही से लेकर के तुम्ही को दे दिए ना। जैसे नहीं होता ईश्वर को जब अग्नि में हवि दिया जाता है, बोले तो भ्यम समर्पयामि, तुम्हारी चीज थी, तुम्हें को समर्पित कर रहे हैं ना, मेरा क्या लगता ना, सब तेरा है। तो इंडिया से ही रुपया कमाया और इंडिया से ही ट्रेडर से इंडियन सामानों के बदले रुपया दिया और यहां से सामान लेके चले गए, और वहां पर जब उसको फिनिश किया तो इंडिया में आकर के फिर बेचा और बेच के फिर रुपया लिया, उस रुपये को फिर रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया, रॉ मटेरियल फिर लेके चले गए और फिर वहां से बना करके यहां पे लाए फिनिश मटेरियल और फिर यहां पे बेचा, फिर रुपया कमाया और फिर उसको लगा दिया किस पर? रॉ मटेरियल पर। तो उनकी तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन ऐसे में थोड़ा ये नहीं लगता कि लगातार इतना पैसा मिलता जाए कि पैसा करेंगे क्या आखिर? ये भी तो एक समस्या आएगी, इस पैसे का क्या करेंगे? तो उन्होंने फिर क्या किया? 1857 के बाद जब हमने कहा ना कि अब नेशनल मूवमेंट और ये सब शुरू होगा, तो उनको और ज्यादा यहां पर लगातार साम्राज्य को बनाए रखना है, उपनिवेशवाद को बनाए रखना है। तो इसका तरीका यह है कि इनको दिखाओ कि हम कुछ सुधार चाह रहे हैं, हम तुम्हारा वास्तव में कल्याण चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये करना शुरू किया कि इंग्लैंड के व्यापारियों से कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां के जो प्राइवेट व्यापारी थे, वहां के जो अडानी अंबानी थे, उन्होंने इनको लेंडिंग करनी शुरू की, इनको ऋण देना शुरू किया। मतलब अपने ही पैसे से जो पैसा उन्होंने बनाया वही पैसा हमारे पास किस रूप में आया? कर्जे के रूप में आया। अब उस कर्जे के पैसे से यहां पर रेल लाइन बिछाई जा रही थी, यहां पर सड़क बनवाई जा रही थी, यहां पर नहर बनाई जा रही थी, और साथ में हम उसके बदले में ब्याज भी दे रहे थे। मतलब हमारा ही पैसा हम ही को ऋण दे करके, हम ही से ब्याज ले करके, और हमारा ही तथाकथित ढोल पीटा जा रहा है कि तुम्हारा देखो विकास कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वो कर रहे हैं। अब यार ज्यादा नहीं हो गया? मतलब तुम लोग कहना चाहिए कि बंद करिए, अब ये नहीं सुन पाएंगे, नहीं तो अभी उठ के चले जाएंगे सीधा, है ना, इंग्लैंड को जो है इंग्लिश चैनल में डुबो देंगे। इतना बड़ा धोखा, है ना। और ये सारा धोखा कब हुआ? 1750 के बाद। और उसके पहले इनकी गुडविल बनी हुई थी कि भाई ये तो व्यापारी हैं, 150 साल से कर रहे हैं, अभी तक तो कभी इन्होंने चीट नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा पैसा दिया है और आज भी पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये पैसा कहां से आ रहा है, कैसे गोल गोल घूम रहा है ना। आज के जो वो सटोरिये हैं, मतलब जो स्पेकुलेशन करते हैं, आज की जो ये मार्केट, इवन जो ये काला सफेद करने वाले, क्या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, वो भी नहीं सोच सकते कैसे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके सारा इंडियन करेंसी को डॉलर पाउंड में बदल दिया, गोल्ड में बदल दिया। ये है उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद अच्छा या साम्राज्यवाद, ये सोचना तुम्हारा काम। मतलब मुगल आए यहाँ पर, हुड आए, ये आए, वो आए, उन्होंने साम्राज्य कायम किया। अब आपके हिसाब से कुछ लूटा पाटा, ठीक है, लेकिन वो सब उन्होंने यहीं पर छोड़ भी दिया, यहीं पर लगाया, यहीं मर गए, यहीं पे कब्र बन गई, है ना। और इन लोगों ने क्या ऐसे चूसा कि सब कुछ ले जा करके वहां पर, और यहां पता चला कि वो एक विकसित देश और हम गरीब देश। जब आजादी हुई तो पता चला कि यहां पर तो कर्जा ही कर्जा चढ़ा हुआ है ना। यहाँ पे इतने लोग निर्धन हैं, इतने लोग गरीब हैं, और वहां पर अमीर बिछाई हुई। चलिए ठीक है, हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इतनी देर से फोन आ रहा है, करीब 10 मिनट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन है, लेकिन फिर भी हमने नहीं उठाया जब तक कि टाइम हमारा खत्म है। और हम कुछ बता नहीं रहे हैं आपसे, ना आपसे कुछ हम अपेक्षा कर रहे हैं।